नमस्कार साथियों, सीमांत अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे वाक्य। और वाक्य में आप जानते हैं कि हिंदी ग्रामर का अति महत्वपूर्ण चैप्टर रहता है। वाक्य में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है और किस तरीके से हमें वाक्य पढ़ने होते हैं, उन पे नज़र डालते हैं। जैसे अगर हम वाक्य की बात करें ना, तो वाक्य हम मोस्टली दो टाइप में पढ़ते हैं, जिसमें एक रहता है रचना के आधार पर वाक्य, जो कि हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं, और दूसरा रहता है अर्थ के आधार पर वाक्य, जो कि हम 8 प्रकार के पढ़ते हैं। लेकिन इन यूनिट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि जो वाक्य हैं, वाक्य में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या है। देखिए, पहला पॉइंट तो इसमें यह ध्यान रखना है, जो वाक्य हैं ये दो से अधिक शब्दों का होगा, है ना, नॉर्मल सी बात है। और वाक्य में जो शब्द प्रयोग में लाया जाएगा, ध्यान से सुनना इस बात को, वाक्य में जो शब्द प्रयोग में लाया जाएगा उस शब्द को शब्द ना कहकर पद कहा जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये एक सेंटेंस हो जाएगा और इसमें एक ये शब्द 2 3 4, इस पूरे सेंटेंस में 4 शब्द हैं। और यहां पर जो पहला शब्द है या दूसरा शब्द, इनमें से किसी भी शब्द की हम बात करें ना, तो जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग हो रखे हैं तो इसे हम शब्द नहीं कहेंगे भाई, इनको हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। जैसे मैंने अलग से एक शब्द लिख दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे मैंने राम लिखा, इसको हम शब्द बोलेंगे, और यही राम शब्द सेंटेंस में है तो इसे हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। एक पॉइंट आप ये ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट आप क्या ध्यान रखेंगे इसमें, दूसरा पॉइंट आप क्या ध्यान रखेंगे, जो हम वाक्य लिखते हैं या वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो वाक्य में एक ध्यान ये रखना होता है कि वाक्य हमारा सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब क्या हुआ, जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं या सेंटेंस बनाते हैं उसमें सार्थकता होनी चाहिए, और सार्थकता के साथ साथ वाक्य का जो क्रम रहता है वो क्रम हमेशा सीक्वेंस वाइज रहना चाहिए। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, वाक्य में जो उसका क्रम रहता है उस क्रम को नहीं बिगाड़ना चाहिए। जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया, एक तरीके से आप ये मानेंगे जो हमारे सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस का एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा। सेंटेंस का रूल किस प्रकार से, जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो इसमें पहले हमेशा कर्ता रहेगा, उसके बाद कर्म रहेगा और उसके बाद उसकी क्रिया रहेगी। अगर सेंटेंस का क्रम बिगाड़ दिया तो वो सेंटेंस कैसा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अब हम जो पढ़ते हैं इसमें, अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य। और रचना के आधार पर वाक्य आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन सी, जिनमें एक रहता है साधारण या सरल वाक्य, और दूसरा रहता है संयुक्त वाक्य, तीसरा रहता है मिश्र वाक्य, है ना। ये सारे पॉइंट हमें पढ़ने हैं। ये 3 टाइप के रहते हैं जिन्हें हमें अभी पढ़ना है। इनके बारे में हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं।
क्योंकि जब हम इनको पढ़ते हैं ना, तो इनको पढ़ते समय या जब हम पहचानेंगे कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त है या कौन सा मिश्र है, तो पहचानने में काफी हद तक बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और दिक्कत किस प्रकार की, देखिए यहां पर सरल वाक्य हैं, तो सरल वाक्य में हम क्या सोचते हैं कि सरल वाक्य सबसे छोटा वाक्य है, सरल होगा। और संयुक्त का मतलब क्या होता है, दो उपवाक्य या दो वाक्य जुड़े हैं, इसका मतलब हम ये मान बैठते हैं कि जो संयुक्त वाक्य होगा ना वो सरल से तो बड़ा ही होगा, है ना। जो सरल वाक्य होगा उससे तो बड़ा ही होगा, ठीक है। और उसके बाद जो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य में कोई भी रूल नहीं लगता, है ना। हम ये मान बैठते हैं कि मिश्र वाक्य में तो सारा मिश्रण होगा, सारा मिक्सचर है, तो ये और बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है इसमें। इसलिए हमें इसे बहुत बारीकी से पढ़ना होता है। और ये जो हमारे पास टॉपिक है रचना के आधार पर, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें इसमें पढ़ना होता है, जिसमें आपके पास पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, साधारण वाक्य या सरल वाक्य, ठीक है। साधारण वाक्य या सरल वाक्य। और जो साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य की जो डेफिनेशन है वो क्या रहती है, ध्यान से सुनेंगे। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, है ना, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, विधेय हो, उसे क्या बोला जाता है, सरल वाक्य, है ना। उसे क्या बोला जाता है, सरल वाक्य बोला जाता है। और हमें जानना क्या है, हमें उद्देश्य भी जानना है और विधेय जानना है कि उद्देश्य और विधेय होते क्या क्या है और इनकी सेंटेंस में क्या भूमिका रहती है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें सारी समझने की है। और जब हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे सरल वाक्य का, जो सिंपल टेंस है, अगर हम इसको सही तरीके से समझ गए तो बाकी दोनों के दोनों खुद ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पूरी जड़ या पूरी रीढ़ की हड्डी आप ये मान लो कि सरल वाक्य हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या हो जाएगा समझने का, उद्देश्य, है ना। वाक्य में जो मैंने उद्देश्य बोला कि वाक्य में एक उद्देश्य रहता है और एक क्या रहता है भाई, विधेय रहता है, ठीक है। ये दो चीजें साधारण वाक्य में रहती है, ठीक है। ये दो चीजें साधारण वाक्य में रहती है। और मैंने आपको वाक्य का रूल क्या बताया था, कर्ता, कर्म और क्रिया, है ना, ये भी इसमें लगेगा। और इन तीन में से जो आपका कर्ता रहेगा ना, हर सेंटेंस में कर्ता होगा, वो कर्ता उद्देश्य माना जाता है। और कर्म और क्रिया इन दोनों को एक ही माना जाता है और ये विधेय कहलाते हैं। ध्यान से समझेंगे, मैंने डेफिनेशन क्या बोली कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, उस वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। लेकिन यहां से हमें बात समझ में नहीं आती भाई। समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि हमें उद्देश्य भी समझना है और विधेय भी समझना है। तो हम उद्देश्य को समझने के लिए और विधेय को समझने के लिए क्या करते हैं, सेंटेंस का जो रूल है जिसमें कर्ता हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, इन्हें पहले फिट करना है। जिनमें जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या होता है, कर्ता को ही उद्देश्य माना जाता है। और जो विधेय हैं, इन विधेय में क्या होता है, कर्म और क्रिया, ठीक है। तो इसे भी एक माना जाएगा, ये तो एक ही है, लेकिन इन दोनों को भी एक ही माना जाएगा। और जब ये दोनों एक एक हो तो ऐसा वाक्य साधारण, है ना, साधारण साधारण या सरल वाक्य होता है भाई, ठीक है। और इसके अलावा और बातें क्या ध्यान रखनी है, एक एक पॉइंट इनमें और ध्यान रखनी है। जैसे ये कर्ता है तो कर्ता के साथ कर्ता का विस्तारक। अभी मैं ये बातें समझाऊंगा आपको कि कर्ता का विस्तारक क्या होता है। और यहां पर कर्म का विस्तारक, ठीक है।
और यहां पर क्रिया का विस्तारक, है ना। इन सब के अपने अपने विस्तारक भी होंगे और ये विस्तारक क्या होते हैं, ये सारी बातें हम सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस लिखेंगे और सेंटेंस के आधार पर ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ध्यान से देखना यहां पर, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1, जैसी मोहन का पुत्र सोहन हिंदी की पुस्तक ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा पढ़ता है। ये सेंटेंस हो जाएगा, ये मैं कर्ता का विस्तारक यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। सेंटेंस हमारे पास क्या है, मोहन का पुत्र सोहन हिंदी की पुस्तक ज्यादा पढ़ता है। और इस सेंटेंस में ये सारी बातें हमें प्रूव करनी है कि इसमें एक तो उद्देश्य है और एक विधेय है। सेंटेंस बहुत बड़ा है और ऐसे सेंटेंस देख के हम क्या मान बैठते हैं कि ये तो संयुक्त वाक्य होगा 100%, लेकिन संयुक्त वाक्य नहीं है ये। देखिए कैसे, सबसे पहले इस सेंटेंस में हमें कर्ता ढूंढना होगा। तो यहां पर पढ़ेंगे मोहन का पुत्र सोहन हिंदी की पुस्तक ज्यादा पढ़ता है, यानी कौन ज्यादा पढ़ता है, सोहन। और जो काम को करने वाला होगा उससे क्या माना जाता है, उसे बोला जाता है कर्ता, ठीक है। और सोहन क्या करता है, पढ़ता है, ठीक है। सोहन क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और ये पढ़ता क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। और जो ये करता है इसे उद्देश्य माना जाता है, और कर्म और क्रिया इन दोनों को विधेय कहा जाता है ना। ये भी एक हो गया और ये भी एक हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। और इनके अलावा जो यहां पर ये शब्द हैं, ये शब्द और ये मोहन का पुत्र, ये किसके बारे में बात कर रहा है भाई, कर्ता के बारे में बात कर रहा है। मोहन का पुत्र कौन है, सोहन। सोहन अभी कर्ता है और ये कर्ता की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कर्ता का विस्तारक है। ये कर्ता का क्या होगा, विस्तारक। और यहां पर जो कर्म है, कर्म में क्या है, पुस्तक, और पुस्तक की विशेषता क्या है, हिंदी की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कर्म का क्या हो जाएगा, विस्तारक होगा, है ना। कर्म का विस्तारक क्या होगा, हिंदी की पुस्तक, है ना। हिंदी जो है ये कर्म का विस्तारक होगा। और पढ़ता कैसा है, ज्यादा पढ़ता है, यानी पढ़ने की भी विशेषता है। और पढ़ना क्या है, क्रिया है, और जो क्रिया की विशेषता है ना, वो क्या हो जाएगा, क्रिया का विस्तारक होगा। और ये सब के सब इसी के अंतर्गत माने जाते हैं। आगे देखते हैं, जैसे एक सेंटेंस से ये बात नहीं बनने वाली। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, मैंने क्या बोला, मोहन पुस्तक ज्यादा पढ़ता है ना। मोहन पुस्तक ज्यादा पढ़ता है। मोहन क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, पुस्तक कर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहां पर क्रिया हो जाएगा, ठीक है। इसकी कोई विशेषता नहीं है, ठीक है, और इसकी भी कोई विशेषता नहीं है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, ज्यादा। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्रिया का विस्तारक है, ठीक है। लेकिन इस विस्तारक शब्द को भी इसी के अंतर्गत माना गया। तो यहां पर जो ये कर्ता है, ये कर्ता क्या हो जाएगा, ये कर्ता उद्देश्य है, और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों विधेय हो जाएंगे। तो विधेय भी एक है और उद्देश्य भी एक है। ऐसी कंडीशन किस में रहती है, साधारण वाक्य में रहती है। ऐसी कंडीशन किस में रहती है भाई, साधारण वाक्य में रहती है। ध्यान से समझेंगे, है ना,
क्रिया की विशेषता भी क्रिया में आएगी, कर्म की विशेषता भी कर्म में ही मानी जाती है और कर्ता की विशेषता भी कर्म में ही मानी जाती है। अब आपको विस्तारक शब्द समझ में आ गया होगा। यहां पर हमने किसका विस्तारक देखा? क्रिया का। विस्तारक का सीधा मतलब क्या हो गया? विशेषता। ठीक है, अब हम एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसी 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 राम राम हिंदी की पुस्तक पढ़ता है ना। तो यहां पर राम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, और पुस्तक क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। पढ़ता क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पुस्तक की विशेषता क्या है? हिंदी की है। ये क्या हो जाएगा? कर्ता, कर्म का विस्तारक। ये क्या हो जाएगा? कर्म का विस्तारक। ठीक है, कर्म का विस्तारक है ना। कर्म क्या है? पुस्तक है। पुस्तक कैसी है? हिंदी के। एक तरीके से हम इसमें क्या देखेंगे, ये विस्तारक है, नहीं तो ये इसके विशेषण शब्द भी है, ये विशेषता भी बता रहे हैं यहां पर। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला, जो विस्तारक शब्द हैं वही क्या कहलाएगा? वही विशेषण भी कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हम विशेषण नहीं पढ़ रहे हैं, यहां पर जो कर्ता के बारे में और कर्म के बारे में जो और बातें बताई जा रही है वो कर्म का विस्तारक होगा। इससे पहले सेंटेंस में हमने क्रिया का विस्तारक देखा था। ठीक है, क्रिया का विस्तारक देखा था, तो यहां पर ये चीजें समझ में आ गई होगी। यहां पर जो कर्ता है इसे उद्देश्य कहेंगे, इसे उद्देश्य कहेंगे। ठीक है, और उद्देश्य एक है यहां पर, और कर्म का विस्तारक। ठीक है, कर्म और कर्म का विस्तारक, और साथ में क्या हो जाएगी? क्रिया। इन दोनों को क्या माना जाता है? इन दोनों को विधेय माना जाता है, और विधेय भी एक है। ऐसी कंडीशन भी किस में रहती है? साधारण वाक्य में रहती है, साधारण वाक्य में रहती है। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा स्तर अगर हम चेंज करें, स्तर थोड़ा सा अगर बढ़ा दिया जाए, जैसी जैसी जैसे मोहन सोहन व श्याम पढ़ व लिख रहे हैं। इस प्रकार से, है ना। श्याम क्या कर रहा है? पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है। मोहन क्या कर रहा है? पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है। सोहन क्या कर रहा है? पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है। तो यहां पर जो कर्ता है, कर्ता कितने हैं? 3 हैं। कर्ता का मतलब काम को करने वाले, मोहन सोहन श्याम, ये तीनों के तीनों क्या है भाई? ये तीनों के तीनों कर्ता है, और तीनों के तीनों के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? पढ़ा भी जा रहा है, लिखा भी जा रहा है। यानी जो कर्म है ना, कर्म कितने किए जा रहे हैं? सबके द्वारा 2-2 कर्म किए जा रहे हैं। तो यहां पर आप एक बात नोट करके लिखेंगे, और नोट करके क्या लिखेंगे? यदि कर्ता अनेक हो और उनके द्वारा किया गया कार्य समान हो तो वे वाक्य भी कैसे कहलाएंगे? साधारण या सरल कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है? श्याम के द्वारा पढ़ा भी जा रहा है, लिखा भी जा रहा है, सोहन के द्वारा भी सेम काम किया जा रहा है, और मोहन के द्वारा भी सेम कार्य किया जा रहा है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो हमारे पास दूसरा सेंटेंस रहता है संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य में आप 2-3 बातें ध्यान रखना। और संयुक्त वाक्य साधारण वाक्य से बहुत आसान है। ठीक है, 2-3 बातें क्या ध्यान रखना? 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं। ठीक है, और संयोग अविकारी शब्दों का प्रयोग और सभी उपवाक्य
सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। बस 3 बातें आप ध्यान रखेंगे और पूरा सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। यहां पर जो तीनों पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं, इन तीनों पॉइंट को हम सेंटेंस के माध्यम से प्रूव करते हैं और सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हम क्या समझते हैं, मैंने आपको पॉइंट क्या लिखा रखा है, संयोग अविकारी शब्द। संयोग का मतलब जैसे और, तथा, लेकिन, किंतु, अथवा, है ना, इस प्रकार के जो शब्द है ना, जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है, उसे क्या बोला जाता है, संयोग अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं, इन शब्दों को जब से भी लिखा जा रहा है तब से इन शब्दों को ऐसे ही लिखा जाता है। इन शब्दों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे और है, और को हम और ही लिखते हैं। तथा हो गया, लेकिन हो गया, किंतु, अथवा, ये सब के सब ऐसे शब्द हैं जिनके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। देखिए जैसे और है ना, अगर हम औरों लिखें गलत होगा, और को हम क्या लिखें, और ही लिखें गलत होगा, तथा को हम तथी लिखें गलत होगा, है ना, और तथा को हम तथो लिखें गलत होगा, लेकिन को हम लेकिन और लिखें गलत होगा, अथवा को हम अथवी लिखें गलत होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इनमें हम विकार भी लाएं, विकार का मतलब परिवर्तन भी लाएं, तो ये अपना अर्थ ही खत्म कर देते हैं, लेकिन बदलते नहीं हैं। और अविकारी का मतलब क्या होता है, ये सब ऐसे शब्द हैं, इसके कैटेगरी में सभी ऐसे शब्द आएंगे जिनको आप छेड़ ही नहीं सकते, जिनको आप परिवर्तित कर ही नहीं सकते। करेंगे तो कंडीशन ये हो जाएगी, है ना, अर्थ ही अपना मार देंगे, अर्थ खत्म कर देंगे। तो ये पॉइंट आपको यहां पर समझना था, संयोग अविकारी शब्द। बाकी सारी चीजें हमें सेंटेंस से खुद ही समझ में आ जाएगी। देखिए जैसे मोहन स्कूल गया और बारिश, एक सेकेंड, और बारिश हो गई। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मोहन स्कूल गया, एक सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बारिश हो गई, 2 सेंटेंस हो जाएंगे। मैंने आपको पहला पॉइंट यहां पर क्या लिखा रखा है, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य। तो अभी इसमें 2 उपवाक्य आ रखे हैं, और उन उपवाक्यों के बीच में संयोग अविकारी शब्द। तो ये जो और है ना, ये संयोग का काम करता है भाई। और संयोग का किस प्रकार से, जो 2 सेंटेंस है, उन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब ये वाक्य इसके ऊपर निर्भर नहीं है और ये इसके ऊपर निर्भर नहीं है, ये अपने आजाद है। आजाद कैसे, ध्यान से देखेंगे। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट समझना है, सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ये पीछे के हटा भी देंगे तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मोहन स्कूल गया, तब भी जो इसका अर्थ है वही रहेगा। और दूसरा मैंने क्या बोला, और बारिश हो गई, है ना। और इनमें क्या करेंगे, अगर हम पहला वाला हटा देंगे तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन किस में रहती है, संयुक्त वाक्य में रहेगी। ठीक है, प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा जोर कॉन्सेप्ट को समझने में देंगे। ठीक है, तो एक उदाहरण में और लिख देता हूं यहां पर, जैसी सूर्योदय हुआ और धूप निकल
निकल गई तथा ठंड कम हो गई, है ना। यहाँ पर एक संयोग का ये है, एक संयोग शब्द ये है, और एक ये उपवाक्य हो गया धूप निकल गई, दूसरा उपवाक्य ठंड कम हो गई, तीसरा उपवाक्य। ठीक है। और इससे भी काम ना चले तो जो संयोग में है ना, संयोग में इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, इसमें और, लेकिन, तथा, अथवा, इस प्रकार के सेंटेंस के बीच में आपको शब्द दिखेंगे, तब भी आप आसानी से ये लगा सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। इस प्रकार से आप यहाँ पर अभ्यास करेंगे, और अभ्यास आप ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा। अब हम लास्ट वाला देखते हैं, मिश्र वाक्य, है ना। टाइप नंबर 3, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में आप दो बातें ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपल है, जिसमें एक होगा आपके पास आश्रित वाक्य और दूसरा होगा प्रधान वाक्य। ठीक है। पहले इन दोनों बिंदुओं को समझेंगे, तब हमें ये चीजें खुद ही क्लियर हो जाएगी। आश्रित का मतलब क्या होता है, निर्भर, है ना, निर्भर। और प्रधान का मतलब जिसकी मुख्य भूमिका रहती है, मुख्य भूमिका होती है। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए कैसी, उदाहरण नंबर 1, जैसी डॉक्टर समय पर आ जाते तो रोगी बच जाता। ठीक है। डॉक्टर समय पर आ जाते तो रोगी बच जाता। इस वाक्य में एक आश्रित वाक्य है और एक प्रधान वाक्य या उपवाक्य भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। डॉक्टर समय पर आ जाते, एक यहां पर रोगी बच जाता। इसका मतलब क्या है, जो ये रोगी है ये निर्भर है। ठीक है। और ये डॉक्टर वाला जो सेंटेंस है आगे वाला, ये इसमें प्रधान है ना। ये भाई साहब इसके कंधे पर है, अगर ये है तब ही बाद वाला है, डॉक्टर नहीं है तो रोगी भी नहीं है ना। डॉक्टर नहीं है तो रोगी भी कहां बचेगा, है ना। रोगी किसके ऊपर निर्भर रहता है, डॉक्टर के ऊपर निर्भर रहता है। और इस वाक्य को हम सकारात्मक में कैसे बना सकते हैं, सकारात्मक का भी इसी में हो जाएगा। देखिए कैसे डॉक्टर समय पर आ गए, इसीलिए रोगी बच गया, है ना। तो यहां पर डॉक्टर समय पर आ गए, एक, रोगी बच गया, दो, और ये रोगी हो जाएगा इसमें आश्रित, है ना। डॉक्टर साहब वाला वाक्य हो जाएगा प्रधान। ठीक है। और ऐसी कंडीशन किसमें है, ऐसी कंडीशन है मिश्र वाक्य में। ठीक है। डॉक्टर नहीं आते तो रोगी भी नहीं बचता। इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रधान है, एक आश्रित है। और अन्य कैसे कैसे सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। हमारी सफलता आश्रित, निर्भर किसके ऊपर है, मेहनत के ऊपर। और इसका नकारात्मक कैसे बन सकता है, मेहनत नहीं करी इसीलिए असफल हुए। हमारी असफलता का कारण क्या था, मेहनत कम थी। तो यहां पर मिश्रित वाक्य में दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, आश्रित और प्रधान। आश्रित प्रधान के ऊपर निर्भर है, प्रधान वाक्य नहीं है तो आश्रित का कोई अस्तित्व नहीं है।
5 मिनट में रिवीजन करेंगे। साधारण वाक्य पढ़ा। साधारण में हमने क्या देखा, एक उद्देश्य, एक विधेय। उद्देश्य जो पॉइंट था, उद्देश्य के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त कर्ता और उसका विस्तारक आता है। और दूसरा पॉइंट विधेय, विधेय में वाक्य में प्रयुक्त कर्म और क्रिया विधेय के अंतर्गत आते हैं, साथ साथ इन दोनों के विस्तारक भी आते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, संयुक्त वाक्य, जिसमें 3 पॉइंट मोस्टली आपको ध्यान रखने थे, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य। दूसरा पॉइंट संयोग और विकारी शब्द का प्रयोग। तीसरा पॉइंट सभी उपवाक्य स्वतंत्र होंगे। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरी हेडिंग क्या थी, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था आश्रित वाक्य या निर्भर वाक्य, दूसरा पॉइंट था प्रधान वाक्य। यहां तक हमारा वाक्य का टॉपिक था। मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।